साथियों जय हिंद। हिंदी के लगभग अंतिम पड़ाव पर हम आ गए वर्णमाला के। ये वर्णमाला का भाग 11 है और हो सकता है ये अंतिम होगा। आज हम जो छोटी छोटी बातें हैं जो छूट रही हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले सामने लिखा है अयोगवाह पे बात होगी, पंचमाक्षर अनुस्वार इस पे चर्चा होगी। अनुस्वार एवं अनुनासिक, कहाँ पर बिंदी लगती है, कहाँ पे चंद्र बिंदी लगती है, इस पे बात करेंगे। वर्ष ध्वनि कौन सी होती है उनकी बात करेंगे। और एक काकल्य ध्वनि भी होती है। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कोई भी चैप्टर हो तो पूरी तरह से आपको मैं दे दूं, कोई भी चीज बचे ना, ताकि कैसा भी सवाल आवे, क्योंकि अब कंठ तालव्य मूर्धन्य ना आके ये काकल्य ध्वनि और वर्ष ध्वनि पर ज्यादा विचार करते हैं। एक एक लाइन की बात है, इसको आप समझ लेंगे। तो हम क्रम से चल रहे हैं और आज इसको समाप्त कर लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वाकई आपके समझ में आ जाए इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपने तो कर ही दिया है और लोगों से करवाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह, देखो जो ये शब्द बना है, आपको मैंने जब शुरुआत की थी वर्ण के प्रकार, तो हमने बताया था वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो स्वर पे चर्चा तो हो गई, बहुत अच्छे से हुई, हमारे पास जितना था हमने प्रयास किया आपको बताने का। व्यंजन पे भी चर्चा हो रही है या हो गई है, लगभग कुछ बचे हैं। और अयोगवाह पे चर्चा कर लें, उसके बाद ये जो टॉपिक है इनको हम कह सकते हैं कि चुटुर पुटुर टॉपिक है। एक एक लाइन की बात है, समझना, कहीं पर आपके जरूरत काम के आ जाएगी तो अच्छी बात। देखिए जो शब्द है अयोगवाह, इसका थोड़ा सा अगर हम पंचनामा करें पोस्टमार्टम, तो एक शब्द आ निकलेगा इससे, दूसरा शब्द निकलेगा योग और तीसरा शब्द है वाह। प्रयास है कि आपको मैं तोड़ के समझा ले जाऊंगा। ये आपको कोई ब्रांडेड नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मेरा अपना एक तरीका है ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अब ये 3 शब्द इसमें मिले हैं। आ माने आप जानते हो, आ माने क्या होता है? आ माने अनार नहीं, आ माने अनार तो बहुत पहले होता था। आ माने होता है नहीं, ये एक उपसर्ग है और जिस भी शब्द के प्रारंभ में लग जाता है उसका अर्थ नहीं हो जाता है। तो आ माने नहीं होता है। आ माने क्या होगा? नहीं। आ माने क्या होगा? नहीं होगा। होगा, क्या होगा? नहीं होगा। अरे होगा भाई। आ माने होता है क्या? नहीं होता है। होता है, नहीं होता है। हाँ, नहीं ही होता है। और योग का मतलब होता है कैलकुलेशन, आप जानते हो, जिसका हिसाब किताब। और वाह को अगर हम उल्टा कर दें तो ये बन जाता है हवा, यानी नहीं कैलकुलेट हवा। मतलब इसकी परिभाषा बन गई। हवा का मतलब होता समय, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अथवा समय की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। ध्यान से देखिएगा, जिन वर्ण, लिखने की जरूरत नहीं, क्यों लिख रहा है इसको, लिखने की जरूरत नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अथवा समय की कोई निश्चित मात्रा वायु अथवा समय की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, वायु अथवा समय की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये केवल 2 होते हैं, जिसको आप बोलते हो अंग और आहा। ये बोलते जरूर हो अंग और आहा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। केवल जो अयोगवाह होता है वो ये होता है, ये और ये दिख रहा है, ये होता है, ये होता है। अब इसमें जो आ लगा के हम लोग पढ़ते हैं तो वो केवल आ इसलिए लगा लिया जाता है कि पढ़ने में आवे, नहीं छोटा बच्चा इसको पढ़ कहां पाएगा, लेकिन हम तो पढ़ सकते हैं ना। ये क्या है जरा पढ़ो, बोलो, नहीं पढ़ पा रहे हो। ये है क्या है? बस है केवल। अब बोलना है आपको,
तो बोलने में कितना समय लगाओगे, जितना चाहो उतना बोलते चले जाओ। तो इसके बोलने में वायु अथवा समय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं। भाई हर्ष में निर्धारित है, दीर्घ में निर्धारित है, का बोलोगे एक समय निर्धारित है कि का, बस काम खत्म। लेकिन इसके बोलते चले जाओ, चाहे जितने फेफड़े में वायु हो बोलते चले जाओ। और इसी तरह ये हा है, आहा जो बोलते हो, आ को मैंने हटा दिया तो केवल हा ही तो बचा, अब उसमें चाहे जितनी वायु लगा हुआ। तो ये जो और हा है ये अयोगवाह कहलाता है। और इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, आ को बेस बना देते हैं तो ये अंग हो जाता है और ये आहा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं तो केवल 2, अंग और आहा। इसमें ये जो अंग है इसको अनुस्वार भी कहा जाता है, ऊपर लगाया जाता है बिंदी तो अनुस्वार कहते हैं। और इसका नाम अनुनासिक भी है। अनुस्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर के बाद ही लगता है, कहीं पर अगर स्वर नहीं है तो ये अब नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लिया लिखा है, ये लिखा है, इसमें आप लगा सकते हो वाक्यम, लेकिन अगर यहां पर ये हलंत लगा दें, अब इसको किसी की औकात नहीं कि पढ़ ले। क्यों? क्योंकि स्वर है नहीं। तो इसीलिए इसका नाम अनुस्वार है। अनुमाने पीछे या पश्चात, और स्वर का मतलब स्वर, यानी स्वरों के बाद में लगाया जाता है, इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और नासिक यानी नासिका, अनुमाने पीछे यानी नासिका के पिछले भाग से बोला जाता है, इसलिए अनुनासिक भी कहते हैं। बोल के देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं? तो इसके 2 नाम और हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। और ये जो आहा जिसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है विसर्ग। क्या नाम है? विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता विशेष निर्माण। अभी इस पर आप पूरी संधि पढ़ोगे तो आप देखिएगा कितने विशेष निर्माण करता है। क्यों अर्थात? सही है ना? बिल्कुल। अब विसर्ग इसका नाम हो गया। और अयोगवाह से यही 2 बातें थी। अयोगवाह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, अंग और आहा। क्लियर हुई बात? उसके बाद हम पंचमाक्षर और अनुस्वार की बात करते हैं। पंचमाक्षर आप जानते हो किसको कहते हैं? हमने बताया था कि ये जो का, खा, गा, घा, अंगा होता है, इसमें जो 5वां अक्षर होता अंगा, इसको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं और अंतिमाक्षर भी कहते हैं और पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये पंचमाक्षर और अनुस्वार जो मैंने लिखा है, ये आपको मैं समझाना है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, जैसे ये लिखा है, ये क्या लिखा है? पंचम। क्या लिखा है? पंचम। और ऊपर जो लगाया हमने अनुस्वार है। क्या लगाया है? अनुस्वार वही है। और इसकी जगह पर हम पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं, लेकिन अब पंचमाक्षर कौन सा लिखेंगे ये टेक्निकल बात। आपने कई जगह देखा होगा शंभु लिखना है, शंकर लिखना है, तो बिंदी तो लगा के लोग लिख लेते, लेकिन अगर बीच में कहा जाए कि आप जैसे मान लिया संजीव लिखना है, संजीव ऐसे लिखते हैं, बिंदी लगा दिया। अब हम आपसे कहें कि बिंदी हटाओ, इसकी जगह पे कुछ और लिखो, तो बीच में जल्दी में लोग आधा ना लिख देते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको ये आज समझना है कि ये बिंदी जो है, अनुस्वार को हम बिंदी बोल रहे हैं, बिंदी कितने रूप बदलती है। मेरा अपना एक सूत्र है कि बिंदी अपना रंग बदलती है अगले को देखकर। बिंदी याद होगा, बिंदी यहां लगाई जाती है ना, बिंदी कहां लगती है? बीचों बीच में। क्यों बीचों बीच में लगाते हो आप लोग? यहां लगाया करो ना। अगर यहां बिंदी लगाओगे तो आपको एक यहां भी लगाना पड़ेगा, तब सिस्टम बनेगा। इसीलिए बीच में लगाई जाती है। बीच में लगाने से क्या होता है? ये दोनों तरफ कवर कर लेती है। उस बिंदी की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर भी वही बिंदी, यहां भी बिंदी जब भी लगती है तो 2 अक्षरों के बीच में। और अगर 2 अक्षर नहीं है तो लास्ट में लगाना है। तो लास्ट वाला जो अक्षर है, जैसे आपको स्वयं लिखना है तो अब बिंदी या के ऊपर नहीं, या से थोड़ा आगे यहां लगती है। और यहां पर देखो ये बिंदी पा पर है कि चा पर? ना तो पा पर है ना चा पर है, दोनों के बीच में। तो बिंदी सदैव कहां लगती है? बीच में। कहां लगती है? बीच में। और
ये अपना रंग बदलती है, ये बिंदी अपना रंग बदलती है अगले को देखकर। अगले को मतलब अगर इस बिंदी को देखने वाला है ना कोई, तो आप समझ लो कितनी बिंदियां बदली जाती। हर घंटे में कहो नई बिंदी लगे। तो यहां पर भी बिंदी जो है देखिए अपना रूप बदलेगी अगले को देखकर। अगला मतलब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो यहां पर क्या, चा है ना। हम एक एक शब्द सब लिख देते हैं तब आपके समझ में आ जाएगा। एक लिखा है पंचम, एक लिखा है अंक, एक लिखा है भंडार, एक लिखा है संत, एक लिखा है पंप। ये सब सही लिखे हैं। पंचम अंक, इसको हम ऊपर लिख दें, अंक को ऊपर लिख दें, पंचम को नीचे, ताकि आप समझ जाएं। ध्यान से देखिएगा, हिलना नहीं। अंक हो गया, पंचम हो गया। सब में आप देख रहे हो कि हमने बिंदी लगाया है और सब में दो अक्षरों के बीच में लगा है। ठीक, अब ये बिंदी अपना रूप बदलेगी। बिंदी, एक और शब्द लिख देते हैं, ये। अब आप देखें तो अंक, इसमें हम कहे बिंदी हटाना है आपको, तो बिंदी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बिंदी अपना रूप बदलेगी अगले को देखकर। अगला क्या है, का। अब आपको देखना है का वाली लाइन जो होती है, इस लाइन का पंचमाक्षर यानी ये, तो बिंदी सदैव अंगा के स्थान पर हो। बिंदी की जगह सदैव अंगा लिखा जाएगा। अगले को देखकर रंग बदलेगी, यानी कि ये आपको लिखना है ऐसे। बिंदी की जगह क्या लिख दें, अंगा आधा और का। ये शुद्ध अंक लिखा हुआ है और इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, शायद आपने देखा होगा संस्कृत में लिखा मिलता है। तो ये भी अंक सही है और जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही है। अब इसमें बिंदी अपना रूप बदलेगी अगले को देखकर, तो अगला बिंदी के बाद क्या है, चा। तो चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, चा छा जा झा इया। चा छा जा झा इया। तो यहां पर आप इया लिख सकते हो, ऐसे इया लिखते हैं, आधा लिखेंगे और ये शुद्ध पंचम लिख गया। उसके बाद यहां पर बिंदी अपना रूप बदलेगी अगले को देखकर। बिंदी के बाद क्या है, डाडलिया। तो टा ठा डा ढा, यानी बिंदी की जगह पे आप लिखोगे आड़ा। बहुत गूढ़ बात है, शायद आपको कहीं मिले ये। संत, संत में बिंदी के बाद क्या, ता। तो आप ता था दा धा ना लिख दोगे, यहां पे पंचमाक्षर में रूप बदलेगा। और पंप जैसे लिखना, तो बिंदी के बाद क्या है, पा। तो पा वाली लाइन पढ़ो, पा फा बा भा मा। तो यहां पर आप लिखोगे पंप। आज तक आपको शायद ही मालूम रहा होगा। अब ये जो अब यहां देखो, हाँ यहां पर हमने कहा बिंदी अपना रूप बदलती है अगले को देखकर। ओ भैया यहां तो रूप आगे देखने वाला कोई है ही नहीं, तो बिंदी अपना रूप बदलती है अगले को देखकर। लेकिन जब उस बिंदी को देखने वाला कोई ना हो, कोई ना हो, तो वो बिंदी सदैव मां के रूप में होती है। अरे कोई बिंदी महिला लगाए है और उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो वो एक बिंदी दसियों दिन तक लगाए रहती। दादी माँ होती हैं, वो एक बिंदी ले लेती, बड़ा सा बुंदा, उसमें कुछ लगा के रोज चिपकाए रहती। और जो नवयुवतियां हैं, उनका बिंदी का पत्ता आपने देखा होगा, एक पत्ता में 64 कलर होते हैं और हर घंटे में कलर, और जो कलर के बिंदी वही कलर के का, वही कलर के का, सब है, मैचिंग तो होती ना। क्यों? क्योंकि उस बिंदी को देखने वाला है कोई, और बिंदी को जो देखने वाला, उसी के आधार पर बिंदी रूप बदलती है अपना। जितना अच्छा देखने वाला उतनी अच्छी बिंदी। और इनको तो देखने वाला कोई है ही नहीं, बूढ़ा है बिंदी लगाए, उसको कौन देखे वाला। तो एक बिंदी वो लगाए रहेंगे, वो सदैव जो वृद्ध होंगे वो माँ के रूप में होता है। कहने का मतलब जब लास्ट में बिंदी लगती है तो वो सदैव माँ के रूप में होती है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो और कुछ नहीं, माँ। कहीं पर भी लास्ट में होगा तो उसकी जगह पे माँ लिखा जाएगा। और मैंने आपको दुनिया में कोई भी शब्द हो,
आप बिंदी की जगह पर अगर कोई नासिक व्यंजन लिखना है पंचमाक्षर, तो आप ये तरीका लगा सकते हो, चाहे जैसा शब्द हो शुद्ध होगा। बात समझ में आई कुछ? तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने और दिया आपको। उसके बाद तो इस तरह से अयोगवाह मैंने बता दिया, पंचमाक्षर अनुस्वार की बात कर लिया। अब अनुस्वार और अनुनासिक की बात करते हैं। देखिएगा, ये अभी हमने बताया था दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब थोड़ा और अंदर गए, जैसे अनुनासिक, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन और अंदर की बात करेंगे तो कुछ अंतर मिलता है। जैसे आपसे कहा जाए क्या खाए हो, तो सब्जी चावल बता दिया आपने, बात हो गई, सब्जी चावल खाया। लेकिन अगर कोई और अंदर की बात करे तो पूछेगा काहे की सब्जी, तो आप बताओगे फिर। तो यहां पर सब्जी तो वो भी है, सब्जी वो भी है, तो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों होते यही हैं। ऊपर लिख दें क्योंकि दोनों एक ही हैं ये। लेकिन जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, उसको हम केवल बिंदी लगाते हैं उसमें, और जो अनुनासिक होता है उसमें चंद्र बिंदी लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चंद्र बिंदी और अनुस्वार, बिंदी और चंद्र बिंदी कहां लगाते हैं? वही चीज समझाने के लिए हमने ये बात आपको समझाई। देखिए, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, उसमें जो होता है नाक से अधिक वायु निकलती है, मुख से कम। नाक से अधिक वायु निकलती है, नासिका से अधिक, और मुख से कम। नासिका से अधिक वायु निकलती है, मुख से कम। इसको बोलने में आप बोलेंगे तो इससे अधिक वायु निकलेगी और मुख से कम, और इसमें मुख से अधिक निकलती है, मुख से अधिक वायु निकलती है और नाक से कम वायु निकलती है। अब इसका प्रयोग कहां होता है? देखिए, जैसे कहीं पर ये लगा है और उसकी जगह पर आप कोई नासिक के व्यंजन यानी पंचमाक्षर लिख सकते हो, तो सदैव ये बिंदी लगाई जाती है, और अगर नहीं लिख सकते हो तो ये अनुनासिक लगाया जाता है। जैसे मान लिया लिखा है दन, ये क्या लिखा है, इसको अगर ऐसे लिखोगे तो गलत, लेकिन अगर ये लिखा है तो ये गलत। क्यों? क्योंकि बिंदी की जगह पे आप यहां पर नासिक के व्यंजन लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? तो बिंदी की जगह पर नासिक के व्यंजन अगर लिख सकते हो, आधा ना लिख सकते हो नहीं, क्योंकि बिंदी अपना रूप बदलेगी अगले को देखकर। तो ताथा दादा ना, तो सदैव वहां पर अनुस्वार लगेगा, और यहां पर तो आप लिख नहीं सकते हो। और अगर ऐसे लिखा छोड़ दोगे तो ऐसे होना चाहिए, और ये दांत हो जाता। तो कहने का मतलब यहां पर भी हमको अनुस्वार लगाना, वो अनुनासिक लगाना पड़ेगा। मात्र इतना अंतर है कि जैसे कोई लोटा है, उसमें पानी है, आप ऐसे पानी नीचे गिराओ, पूरा पानी जमीन पर गिर जाएगा, और अगर ऐसे पानी गिरा रहे हो, कोई ऐसे हाथ लगा ले, देखिएगा यही है ये, ऐसे हाथ लगा ले तब भी पानी गिरेगा, लेकिन रुक जाएगा और फिर थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका असर अगर बिना अर्धचंद्र लगाए लगा है तो पूरा होता है, और अर्धचंद्र अगर लग गया है तो फिर धीरे धीरे होता है। तो इसको आप बोलोगे दांत। देखो, दांत बोलने में मुख से वायु अधिक निकल रही है, नाक से कम, लेकिन दंत नाक से ज्यादा, मुंह से कम। तो बस एक ही उदाहरण हमने आपको बता दिया कि कहां पर अनुस्वार लगाया जाता है, कहां पर अनुनासिक लगाया जाता है। और जिसका कोई अनुनासिक है नहीं तो फिर वहां पर बिंदी ही लगाई जाती है, वो उच्चारण लगा करके आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये छोटे छोटे बातें थी, आपकी समझ में आ गई होगी, और इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आवे, और कोई शब्द अगर आपको मिले कि जिसमें आपको ये नियम फॉलो ना हो, तो आप उसको हमें कमेंट करके बताइएगा, यथासंभव हम समाधान देंगे आपको। चलते हैं वर्ष ध्वनि पे। वर्ष ध्वनि जो होता है, या छोटे छोटे हैं, इसमें एक एक टॉपिक बताना है आपको। वर्ष जो होता है वो दांत और ऊपरी जो तालु होता है, उसके बीच में जो खुरदरा भाग होता है, खुरदरा भाग होता है, उसे वर्ष कहते हैं। मसूड़ा जो होता है ना, मसूड़ा, हम कैसे दिखाएं, ये मसूड़ा के पास जो उभरा हुआ खुरदरा भाग अंदर होता है, ऐसे करके देखो, खुरदरा है, चिकना नहीं है, उसी भाग को वर्ष कहते हैं। वर्ष कहते हैं
जो ये वत्स भाग जो होता है, मसूड़ों के पास जो खुरदरा भाग होता है उसे वत्स कहते हैं। और इस स्थान पर जब जीभ जो होती ना उच्चारण अवयव, उसी स्थान पर जब जीभ स्पर्श करती है, जीभ का अगला भाग नोक स्पर्श करता है, तो जब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे वर्ष ध्वनि कहते हैं। ये कहते क्या है, इससे अलग बात है, आप कौन कौन होते ये समझ लें। देखो जैसे हमको जा बोलना है, तो जा में जीभ का अगला भाग उसी वर्ष से लगता है, तो जा जो है वो वर्ष होता है। इसी तरह रा जो होता है वहीं से बोला जाता है, ला भी वहीं से बोला जाता है, ना भी वहीं से बोला जाता है, और एक दंती सा होता है, ये भी वहीं से बोला जाता है। और अंग्रेजी में जैसे टी बोलते हैं, अंग्रेजी में टी बोलो, टी और डी, टी और डी जो होता है वो भी वर्ष ध्वनियां होती हैं, वो भी वहीं से बोली जाती हैं। तो वर्ष ध्वनियां जो होती हैं हिंदी में इतनी होती हैं, जा रा ला ना सा। अब चाहो तो आप इसको जैसे याद कर लो, रा ला ना सा जा, जो चाहो याद कर लो, ये वर्ष ध्वनियां होती हैं। वर्ष एक भाग होता है जो ऊपर मसूड़ों से लगा होता है, वहां पर जब जीभ का अगला भाग नुकीला भाग टच करता है तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें वर्ष ध्वनियां कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसको आप कहीं पर लिख लेना जरूर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए टा और टा डा होता वो भी बोला जाता है, लेकिन उसमें नहीं लिया जाता है। अब एक ध्वनि होती है रा, रा को हमने आपको बताया है भी, रा का एक नाम हमने आपको प्रकंपी व्यंजन बता रखा है, बताया है, और रा का एक नाम और बताया था लुंठित व्यंजन। रा जो बोला जाता है वो दांत जहां से निकलते हैं, मसूड़ा जिसको कहते हैं, वो खुरदरे भाग से बोला जाता है, तो इसका एक नाम और होता है दंतमूलीय। तो दंतमूलीय व्यंजन कौन सा होगा? रा होगा दंतमूलीय व्यंजन, तो इसको जरूर याद रखिएगा, दंतमूलीय अलग से हमने आपको बताया है फिर से। और उसके बाद जो एक संयुक्त वो क्या कहते हैं स्पर्शी व्यंजन मैंने लिखा है, आप का से लेकर मां तक बताया है, तो उसमें जो चा, छा, जा और झा है, चा, छा, जा, झा और इया, ये यानी दूसरी वाली लाइन, चा, छा, जा, झा, इया जो है, इनका जो उच्चारण है वो जब करते हैं, इनका जब भी उच्चारण करते हैं तो संघर्ष करती है वायु। जैसे संघर्षी व्यंजन आप बोले थे सा, तो ये स्पर्शी तो है ही है, साथ में संघर्ष भी होता है, तो इस पूरी लाइन को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ये सब एक एक लाइन की सवाल है, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। कौन से? चा, छा, जा, झा और इया को। और स्पर्शी ध्वनियां तो आप जानते हो, का से लेकर मां तक सब होते हैं, और संघर्षी ध्वनियां भी मैंने लिखाया है। तो लगभग हमने इसमें सब बता दिया है, बस केवल एक और बताना है हमको, काकल्य ध्वनि, जो कि इंपॉर्टेंट है। काकल्य, इसको आप पढ़ ले एक दो बार, काकल्य बोल लें तो समझ में आ जाएगा काकल्य ध्वनि कौन सी होती है। काकल्य ध्वनि, देखो इसमें ज्यादा हम डिटेल में ना करके हम केवल इतना बता दें कि ये काकल्य ध्वनि केवल एक होती है, और ये बड़ा सा आपके सामने हाथ से हलवा बना है, तो ये काकल्य ध्वनि होती है। मात्र एक होती है, तो इसमें क्या होता कैसे होता हमसे मतलब नहीं, जब एक ही होती है तो ये काकल्य ध्वनि है। केवल याद रखिएगा काकल्य ध्वनि हा होता है। क्या होता है? हा। थोड़ा सा कई पार्ट हो गए ना, तो जल्दी खत्म करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो ये पार्ट जितने थे हमने आपको बता दिया। अब आपको हमने एक चीज बताई थी, थोड़ा दिमाग में आ गया, इसलिए हमने सिलेबस में नहीं लिखा था। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, जब दो अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलकर कोई व्यंजन बनाते हैं तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। जैसे ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर थे, और छा, त्रा, ज्ञा, श्रा ये संयुक्त व्यंजन थे। लेकिन एक और होता है संयुक्त के साथ साथ द्वित्व व्यंजन। द्वित्व दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में डेढ़ डेढ़ होंगे। जैसे संयुक्त में डेढ़ होते हैं ना, एक आधा एक पूरा, द्वित्व में भी एक आधा एक पूरा होता है। खाली अंतर इतना होता है कि संयुक्त में जो आधा पूरा होता है
वो अलग अलग व्यंजन होने चाहिए, अलग अलग। और द्वित्व में जो आधा और पूरा होगा वो एक ही होगा। जैसे मान लिया लिखा है उत्सव, उत्सव लिखा है तो आधा ता है और पूरा सा है ना, अलग अलग वैरायटी है ना। तो ये जो आप ये देखोगे ये संयुक्त में आएगा, संयुक्त में। लेकिन अगर लिखा हो अगर लिखा हो कुत्ता, क्या लिखा हो कुत्ता, तो देखा जाए तो आधा ता और उसके बाद वही व्यंजन पूरा हुआ है। तो जब एक ही वैरायटी होती है, जब एक ही शांत हो जाओ, जब एक ही वैरायटी होती है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी जब अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो तो उसे संयुक्त कहेंगे, जो आप पढ़ चुके हो। लेकिन जब एक ही तरह के हो, जैसे कुत्ता हो गया ये द्वित्व व्यंजन है, मल्लाह हो गया द्वित्व व्यंजन है, अल्लाह हो गया द्वित्व व्यंजन है, डिब्बा हो गया द्वित्व व्यंजन है, अब्बा हो गया, बप्पा हो गया, अम्मा हो गया, ये सब द्वित्व व्यंजन होंगे। और अगर अलग अलग होंगे तो संयुक्त कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो द्वित्व समझ में आ गया। तो ये द्वित्व और संयुक्त की बात हो गई। अब जो है कुछ हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, उसको आप चाहें तो लिखते जाएं और चाहें तो सुनते जाएं केवल। हालांकि ज्यादा चीजें मैंने बता दी हैं। जैसे अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं, अर्धविवृत आप याद रखिएगा। सवाल कितने भी आ जाएं, आपको पूरा अगर सभी भाग आपने देखा है तो आप कर लेंगे। तो हम सवाल करवाएं, आप करेंगे? नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अब बाद में करेंगे। ठीक है, फिर हम अगर संभव हुआ तो आपको जो भी क्वेश्चन है उनको लिख करके आपको दे देंगे, वीडियो में ही डाल देंगे। शायद हमारे टेक्नीशियन महोदय कह रहे थे कि पेपर जा सकता है। अगर संभव होगा तो इसका मैटर भी हम आज ही अभी लास्ट में दे देंगे, और नहीं संभव होगा तो जब लाइव आएंगे हम तो आपको बहुत सवाल कराएंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे। विश्वास मानो, इतना जब हम ऐसे कर दिए तो अगर कोई ग्रंथ ले लेंगे सवाल कराने के लिए तो आप परेशान हो जाएंगे और बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज से वर्णमाला को हम यही समाप्त करते हैं। अगर सवाल कुछ होंगे तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक संख्या बढ़ जाए, हम लाइव हो जाएं, तो आपको पढ़ाने में हमें और मजा आएगा। बस यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।